स्टूडेंट्स, आज हम इन्फिनिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। नाउ अब हम समझते हैं कि एक्चुअल में इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट है क्या। तो देखो, ये जो दो टर्म है हमारे पास, इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, ये एक्चुअल में रियल नंबर में काउंट नहीं होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से हम कभी भी इसको इस तरह से नहीं लिख सकते। ठीक है, क्योंकि ये रियल नंबर है नहीं, तो हम इसको x इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी या प्लस इन्फिनिटी नहीं लिख सकते। अब मान लेते हैं कि मैंने इसे लिख भी दिया, तब क्या होगा। तो देखो, अगर मैंने इसको इस तरह से लिखा भी तो इसके दो मीनिंग निकलते हैं। पहला मीनिंग कि ये बाकी नंबर्स के कंपैरिजन में बहुत बड़ा है। ठीक है, बाकी नंबर्स मीन्स कोई भी रियल नंबर। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है कि ये अननोन है, हम इसके बारे में नहीं जानते ये कितना बड़ा है, ये इसकी वैल्यू कहाँ पर है जाएगी। ठीक है, इसमें और उस रियल नंबर में कितना डिफरेंस है, तो ये अननोन है टोटली। ठीक है, तो ये एक्चुअल में इन्फिनिटी का मतलब होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं एक वन बाय वन हर एक प्रॉपर्टी को स्टडी करते हैं। इन्हें रटना नहीं है, बस समझना है। तो यहाँ पे आप देखो, इन्फिनिटी में अगर कोई भी नंबर मैंने ऐड किया है या सब्ट्रैक्ट किया है तो आंसर हमेशा इन्फिनिटी ही आएगा। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी के साथ अगर ऐसा ऑपरेशन लगाया है मैंने तो वो माइनस इन्फिनिटी आंसर आएगा। अगर दो इन्फिनिटीज को ऐड किया है तो इन्फिनिटी आंसर आएगा। दो इन्फिनिटी को मल्टीप्लाई किया है तो भी इन्फिनिटी आंसर आएगा। माइनस इन्फिनिटीज को मल्टीप्लाई किया है तो भी इन्फिनिटी आएगा, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी अगेन प्लस हो जाएगा ये, और आंसर लेकिन इन्फिनिटी ही आने वाला है। अगर एक टर्म माइनस में है तो आई एम सॉरी, इट इज माइनस इन्फिनिटी। नेक्स्ट है इन्फिनिटी पावर इन्फिनिटी, तो ये भी क्या आंसर आने वाला है, इन्फिनिटी ही आने वाला है। अगला केस है x इंटू इन्फिनिटी। अब देखो, यहाँ पर हम x के बारे में जानते नहीं है, x है क्या। तो फर्स्ट केस है, अगर x ग्रेटर देन 0 है, यानी कि प्लस 1 2 3 वॉट एवर, अगर इसकी पावर इन्फिनिटी हो जाती है तो आंसर हमेशा इन्फिनिटी में ही आएगा। अगर x 0 है तो आप जानते हो कि 0 में कोई भी नंबर मल्टीप्लाई किया जाए तो वो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। और इसका एक स्पेशल केस मैं यहाँ पर भी बताऊंगी। थर्ड केस क्या है, अगर x लेस देन 0 है, ठीक है, यानी कि -1 -2 -1 -2 में अगर मैं इन्फिनिटी को मल्टीप्लाई करती हूँ तो वो माइनस इन्फिनिटी आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है x रेज टू पावर इन्फिनिटी। तो इसमें भी तीन केसेस बनते हैं। अगर मान लेते हैं कि x ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, ग्रेटर देन 1 कुछ भी हो सकता है, वो फ्रैक्शन भी हो सकता है और वो कोई इंटीजर भी हो सकता है। तो अगर ग्रेटर देन 1 है तो आंसर इन्फिनिटी आएगा। अगर 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, इट मीन्स 1/3 1/4। ठीक है, तो ये 1/x इस फॉर्म में है, तो इस केस में आंसर क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। ऐसा क्यों, तो देखो, अगर ये x जो है वो 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है, तो मान लेते हैं कि वो नंबर क्या है, 1/3 है, और 1/3 की पावर इन्फिनिटी कितनी होगी, ये इनफाइनाइट हो जाएगा डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी मतलब जब वो रेसिप्रोकल होगा तो क्या हो जाएगा, 0 आंसर आएगा। ठीक है, इसीलिए ये 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम एक और चीज ऐड कर लेते हैं, 1/इन्फिनिटी इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। थर्ड केस क्या है, जब x इक्वल टू 1 होगा, तो 1 की पावर आप जानते हो कितनी भी होगी तो वो क्या आंसर आने वाला है, हमेशा 1 ही आने वाला है। ठीक है, अब देखो, इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखो, पहली प्रॉपर्टी है इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। इसको मैंने इनडिटर्मिनेट फॉर्म में क्यों रखा है, देखो, इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स वो होती हैं जिनके बारे में हमारे पास सफिशिएंट इंफॉर्मेशन नहीं है, हम कुछ नहीं कह सकते उसके बारे में, वो कुछ भी हो सकता है। जैसे इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, अगर मान लो कि कोई बहुत लार्ज नंबर है जिसको मैंने इन्फिनिटी माना है और ऊपर भी वही नंबर है और नीचे भी वही नंबर है, तब तो ये कट के 1 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर ऊपर वो ही नंबर है और नीचे दूसरा कोई नंबर है दोनों ही इन्फिनिटी, लेकिन नीचे दूसरा कोई नंबर है और ऊपर दूसरा नंबर है, तो फिर वो 1 नहीं आने वाला।
इसीलिए मैं कह रही हूँ कि हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन है ही नहीं, हम बता ही नहीं सकते कि इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी क्या आने वाला है, इसलिए इसे इनडिटर्मिनेट फॉर्म में रखा जाता है। सिमिलर केस, दो इन्फिनिटीज को अगर माइनस किया जाएगा तो भी हमें नहीं पता चलेगा कि इसका आंसर क्या आने वाला है। अगर ये दोनों इक्वल ही नंबर हुए, ठीक है, या इक्वल बहुत लार्ज कोई क्वांटिटी है जो कि इक्वल है, तब तो ये 0 आ जाएगा, लेकिन अगर ये इक्वल नहीं है तब तो कुछ भी आ सकता है। तो इसलिए हम इसके बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं रखते हैं। सिमिलर केस 0/0। अब ये 0/0, अब हमने पढ़ा है कि अगर डिनोमिनेटर में 0 होता है तो वो इन्फिनिटी आता है, ठीक है। दूसरा केस, कुछ लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि दोनों कट भी सकते हैं, फाइन, ये 1 भी हो सकता है। तो इसके बारे में आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, इसका न्यूमरेटर भी 0 है, इसका डिनोमिनेटर भी 0 है, इसके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते, इसलिए ये केस क्या है, 0/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। अब हम आते हैं 0/∞ फॉर्म पे, ठीक है। अब देखो, एक तरह से आप ये भी कह सकते हो कि 0 में कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 आएगा। दूसरे तरीके से आप ये भी कह सकते हो कि इन्फिनिटी में अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई होगा तो वो इन्फिनिटी आएगा। तो इस वजह से हमें इसके बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, 0 की पावर 0, ठीक है। अगर इसके बारे में मैं कहूँ तो आप कहोगे कि 0 की पावर हमेशा, कोई भी पावर 0 की, आंसर 0 ही आने वाला है। लेकिन अगर पावर 0 होती है किसी भी नंबर की तो उसका आंसर 1 भी आता है। तो इसके बारे में भी हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है, सफिशिएंट नॉलेज नहीं। अब हम लास्ट प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि 1�∞ को हमने इनडिटर्मिनेट फॉर्म में रखा हुआ है। ऐसा क्यों? देखो, ऐसा हम कह सकते हैं कि 1 मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर ऑफ टाइम्स इट विल गिव 1, फिर भी हमने इसे इनडिटर्मिनेट फॉर्म में कंसिडर किया हुआ है। ऐसा देखो इसलिए क्योंकि इन्फिनिटी, पहली बात तो कोई रियल नंबर है नहीं, ठीक है, ये कोई रियल नंबर नहीं है, जैसे कि 2, 3, 10, 1000, इस तरह से कोई रियल नंबर नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज, अगर मैं इसको x मान भी लूं, ठीक, और इसका लॉग ले लेते हैं, तो लॉग की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये क्या आ जाना चाहिए, जो पावर होती है वो आगे आ जाती है। इसको 10 बेस मान लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो, ये क्या हो जाएगा, log 1 हमेशा क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। अब 0 इंटू इन्फिनिटी, ठीक, जो कि मैंने पहले ही डिस्कस किया हुआ था, इसको आप 0 भी कह सकते हो, इसको आप इन्फिनिटी भी कह सकते हो, इसका कुछ भी आंसर आएगा, ये अननोन है, इसके बारे में हमारे पास सफिशिएंट इंफॉर्मेशन नहीं है, इसीलिए हमने 1�∞ को इनडिटर्मिनेट की कैटेगरी में रखा है, ठीक है। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ इन्फिनिटी और इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स को स्टडी करने के बाद अब हम पढ़ेंगे इंटरवल। ये इंटरवल है लेकिन कहीं जाना नहीं है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 4 टाइप के इंटरवल्स लिखे हुए हैं, ओपन, क्लोज्ड, ओपन क्लोज्ड, क्लोज्ड ओपन, ठीक है। अब ये एक्चुअल में है क्या, देखो, ये जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है और कोई कॉन्सेप्ट इसमें नहीं है, बस रिप्रेजेंटेशन करना है, क्योंकि हमको अपने सवाल जो करने हैं उनके आंसर्स को हम कैसे प्रेजेंट करेंगे, उसके लिए हमें इन कॉन्सेप्ट्स को, इन चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि कभी भी अगर मान लो कि कोई वैल्यू है हमारे, मान लो x, मान लो x की कोई वैल्यू है, वो 2 नंबर्स के बीच में लाई कर रही है और हमें इसको रिप्रेजेंट करना है, तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। हम इसको थ्योरेटिकल वे में नहीं लिखेंगे क्योंकि ये मैथमेटिक्स है और मैथमेटिक्स में हम सिंबल्स का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आप देखो कि a और b मान लो कि कोई रियल नंबर्स हैं, ठीक है, और किसी भी पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू a और b के बीच में लाई कर रही है, ठीक, बट a और b को इंक्लूड नहीं कर रही है, तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट से, यानी कि ओपन ब्रैकेट से। जब भी हम स्मॉल ब्रैकेट लगाते हैं इसका मतलब क्या है कि ओपन ब्रैकेट है और इस केस में a और b की वैल्यू को इंक्लूड नहीं किया गया है, इनके बीच की वैल्यूज को इंक्लूड किया गया है, ठीक है।
जैसा कि मैं यहाँ पर देख सकती हूँ, जैसे मान लो कि 1 और 4 के बीच में वैल्यू रेंज कर रही है, तो इस तरह से मैंने इसको लिख दिया। ठीक है, ये कहीं भी लिखा होगा तो आप क्या समझोगे कि वैल्यू क्या है, 1.1, 1.2, 1.3 समथिंग लाइक दैट, और 3.9 इस तरह से लाई कर रही है, लेकिन 1 और 4 इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, इसको दूसरी तरह से ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है कि आप इस तरह से ओपन ब्रैकेट बना दो, जो स्क्वायर वाला है इसको आउटसाइड की तरफ दिखा दोगे और इस तरह से लिख दोगे, तो उसका मतलब भी ओपन ही होता है। ठीक है, अब क्योंकि ये दोनों साइड से ओपन है तो हमने इसको ओपन बोला है। अब क्लोज्ड के केस में क्या होगा, क्लोज्ड का रिप्रेजेंटेशन केवल इसी तरीके से होता है, अगर मान लो ए और बी को इंक्लूड किया जा रहा है। ठीक है, मैंने ये कह दिया कि x की जो वैल्यू है वो 1 और 4 के बीच में है और इंक्लूडिंग 1 एंड 4, तब हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से क्लोज करके लिखेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि 1 और 4 भी इंक्लूडेड है। नाउ ओपन क्लोज्ड, अगर मान लो मैंने कह दिया कि a और b दो रियल नंबर्स हैं जिनके बीच में x की वैल्यू लाई कर रही है, लेकिन a को इंक्लूड नहीं कर रही है, केवल b को इंक्लूड कर रही है। ठीक है, तो मैं इसको कैसे लिखूंगी, a को इंक्लूड नहीं किया है तो a की तरफ हम ओपन ब्रैकेट लगा देंगे, और b की तरफ इंक्लूड किया हुआ है तो b की तरफ मैं क्लोज्ड ब्रैकेट लगा दूंगी। और कैसे लिख सकते हैं, ये इस साइड से ओपन हो गया, इस साइड से क्लोज हो गया, और बिल्कुल ऑपोजिट केस इसका क्लोज्ड ओपन है, तो इसको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नाउ अब हम क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं जो हमने प्रीवियस वीडियोस में नहीं किए थे। तो इसमें हमें क्या करना है, देखो इसमें हमें डोमेन फाइंड करना है। डोमेन क्या होता है, मैंने बोला था जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसकी जो वैलिड वैल्यूज होंगी उसको हम डोमेन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें डोमेन फाइंड करना है, यानी कि x की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको मैं पहले फैक्टराइज कर लूंगी। ठीक है, तो ये आ जाएगा x माइनस 1, x माइनस 2। ठीक है, अब फैक्टराइज करने से क्या होता है कि ये सिंपल हो जाता है, हमें पता चल जाता है कि वैल्यू लगभग किस जगह पर आएगी। ठीक है, अब देखो किस किस केसेस में हमें क्या करना है कि हमें ये देखना है कि कहाँ पर हमारी जो वैल्यू है fx की, fx को मैं सिंपली अगर कह दूं तो इसको मैं y भी कह सकती हूँ। ठीक है, तो x की कौन कौन सी वैल्यूज होंगी जिनकी वजह से y की वैलिड वैल्यूज आएंगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर तो x की कोई भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन डिनोमिनेटर में कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं। क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं, देखो पहली बात तो जो डिनोमिनेटर हमारा आना चाहिए वो कभी भी 0 नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 आ गया तो फिर y की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। ठीक है, तो ये वैलिड नहीं होगा, तो हमें इन्फिनिटी नहीं होने देना। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो फिर x माइनस 1, x माइनस 2 हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, इक्वल टू नहीं लगा सकते यहाँ पर, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो फिर y भी 0 हो जाए, y इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। दूसरी चीज़ हमें क्या कंसिडर करनी है कि रूट के अंदर ये लिखा हुआ है, वो भी स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ है, तो स्क्वायर रूट के अंदर जब भी कोई नंबर लिखा होगा वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। अगर वो नेगेटिव हो गया तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। ठीक है, इमेजिनरी नंबर बन जाएगा। ठीक है, जो कि मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर सीरीज में इसको डिस्कस किया है, तो आप उससे इसको रेफर कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ से मैंने इसको पहला स्टेटमेंट लिख लिया, तो इस तरह से आपको पॉइंट्स नोट कर लें। ठीक है, अब देखो यहाँ से मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ करूँगी। ठीक, हमें क्या करना है, ये जो वैल्यूज़ हमें दिख रही हैं इनको हमें यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, इससे क्या हो जाता है कि हमें ये पता चलता है कि किस डायरेक्शन में हमें पॉजिटिव वैल्यूज़ मिलेंगी, किस डायरेक्शन में नेगेटिव वैल्यूज़ मिलेंगी, एक तरह का साइन कन्वेंशन बन जाता है। ठीक है, अब देखो अगर मान लो कि x की दोनों ही वैल्यूज़ 1 से छोटी हुई, ठीक है,
1 से छोटी हुई तो ये भी नेगेटिव होगा और ये भी नेगेटिव होगा, और नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर रूट कभी भी फिर नेगेटिव नहीं आएगा, मतलब ये इमेजिनरी नहीं बनेगा। ठीक है, तो इस 1 से छोटी वैल्यूज हमेशा क्या आएंगी, x की 1 से छोटी वैल्यूज अगर रखोगे तो ये चीज़ क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव आने वाला है। अगर मैं 2 से ग्रेटर वैल्यूज x की रखूँ, ठीक है, मान लो 3 रख दिया, तो ये भी पॉजिटिव आ जाएगा और ये भी पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, दोनों ही पॉजिटिव आ जाएंगे, तो यहाँ पर भी क्या आने वाला है, ये जो पार्ट है ये पूरा पॉजिटिव आने वाला है। ठीक है, तो ये भी कंसिडर करोगे, ये भी कंसिडर करोगे। लेकिन अगर दो x की वैल्यू जो है वो 1 और 2 के बीच में है, ठीक है, जो x माइनस 1 है वो क्या दे देगा, पॉजिटिव नंबर देगा, और x माइनस 2 क्या देगा, नेगेटिव नंबर देगा। तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, तो इनके बीच की जो वैल्यूज होंगी वो रूट के अंदर हमें एक नेगेटिव नंबर देंगी, और इधर वाली वैल्यूज क्या देंगी, हमें पॉजिटिव नंबर देंगी। तो हमें केवल यही वाली वैल्यूज को लेना है, और यही वैल्यूज हमारी क्या होंगी, डोमेन होंगी, क्योंकि इन्हीं से y की एक वैलिड वैल्यू निकल के आ रही है। ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा, इसका जो डोमेन होगा, अब मैं इसको सिंबॉलिकली लिखूंगी। देखो 1 से छोटी है वैल्यूज, और वो कुछ भी हो सकती हैं, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी -∞ to 1 ओपन इंटरवल। देखो कहीं भी अगर -∞ लिखा हुआ है या +∞ लिखा हुआ है, वहां कभी भी क्लोज्ड इंटरवल नहीं लगाना है, वो हमेशा ओपन ही रहेगा इंटरवल। ठीक है, क्योंकि -∞ को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, क्योंकि -∞ कोई रियल नंबर नहीं है। यूनियन 2 से ग्रेटर, 2 से +∞। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें ओपन ब्रैकेट ही लगाना है। अब यहाँ पर ओपन ब्रैकेट क्यों लगाया है, क्योंकि 1 और 2 को इंक्लूड नहीं किया गया है। अब क्यों नहीं किया गया है 1 और 2 को इंक्लूड, अगर मान लो कि यहाँ पर x की वैल्यू 1 हो जाएगी तो ये 0 हो जाएगा, और 2 हो जाएगी तो भी 0 हो जाएगा, और y की वैल्यू उस केस में क्या आ जाएगी, इनफाइनाइट आ जाएगी। इसलिए मैंने 1 और 2 को इंक्लूड नहीं किया है, और ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर। और ये यूनियन का साइन इसलिए लगाया गया है क्योंकि सेट्स में आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि ये रेंज भी इंक्लूड किया हुआ है, ये रेंज भी इंक्लूड किया हुआ है, तो हम यूनियन का साइन लगा देते हैं दो को कंबाइन करके। ठीक है, ना फर्स्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया है, अब हमें सेकेंड क्वेश्चन को डिस्कस करना है। तो यहाँ पे देखो, तो और भी सिंपल है, बस एक मॉड की चीज़ है जो हमें समझनी है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कि बस ये जो स्क्वायर रूट है, इसके अंदर वाला जो भी टर्म है वो नेगेटिव ना हो। ठीक है, वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं लगा सकते क्योंकि फिर वो 0 हो जाएगा, और fx की वैल्यू, fx यानी y लिख लो अपने कन्वीनियंस के लिए, तो y क्या हो जाएगा, फिर इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम ग्रेटर देन 0 रखेंगे। अब देखो इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेती हूँ, तो ये हो जाएगा, x को मैंने राइट साइड भेज दिया। अब देखो ये पॉसिबिलिटी कब होगी, अगर मान लो जब मॉड हम लेते हैं तो मॉड में हमारे 3 केसेस बनते हैं। ठीक है, पहला, अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो, ठीक है, अगर x ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब क्या है कि वो 1, 2, 3 कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 का मॉड ग्रेटर देन 1, तो ये हमेशा क्या आने वाला है, 1, और ग्रेटर देन 1 यानी कि 1 ग्रेटर देन 1, इज इट पॉसिबल, नो। तो यहाँ पर क्या होगा, x ग्रेटर देन 0 कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि उसके लिए इक्वेशन वैलिड नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये वाला केस हटा दो आप। अब देखो x इक्वल टू 0, तो अगर 0 हो जाएगा तो 0 ग्रेटर देन 0, नहीं, स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो ये भी क्या हो जाएगा, वैलिड नहीं होगा, डोमेन में काउंट नहीं होगा। x लेस देन 0 रख के देखते हैं, लेस देन 0 मीन्स -1, -2 कुछ भी रख के देखो, तो यहाँ पे -1 अगर रखोगे ग्रेटर देन -1, तो -1 का मॉड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, +1। ठीक है, +1 ग्रेटर देन -1, ये स्टेटमेंट ट्रू हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि x की जो वैल्यूज हैं वो लेस देन 0 आएंगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डोमेन, x इज लेस देन 0। ठीक है ना, अब हमने सेकेंड क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है, अब हम थर्ड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो
कि हमारे 3 अप्रोच होने चाहिए। पहला, जो लॉगरिथम के साथ लगा हुआ है नंबर, ये कभी भी 1 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज जो डिनोमिनेटर है वो 0 आ जाएगा। दूसरी चीज़, स्क्वायर रूट के अंदर जो भी नंबर है वो कभी भी नेगेटिव नहीं आना चाहिए, अदरवाइज इमेजिनरी नंबर आ जाएगा। तीसरी चीज़, जो अगर लॉगरिथम नहीं है तो उस केस में क्या देखते हैं हम, डिनोमिनेटर को 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से हम 3 अप्रोच रखते हैं और इसके बेसिस पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अब देखो, हमारा अप्रोच सिंपल वे में रहेगा। तो यहाँ पर आप देखो कि x + 2 क्या होगा, हमेशा > 0। तो ये होना चाहिए हमेशा -2 से बड़ा या उसके बराबर। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है कि x कभी भी 0 नहीं हो सकता। x अगर 0 हो जाएगा तो ये चीज़ 1 हो जाएगी और उसका जो रिजल्ट आएगा वो 0 आ जाएगा। लॉगरिथम log ऑफ 1 = 0। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स आप लोग नोट कर लो, पॉइंट टू बी नोटेड। थर्ड थिंग क्या है कि जो x की वैल्यू है वो कभी भी 1 से ग्रेटर नहीं होगी। देखो क्यों, क्योंकि 1 से अगर ग्रेटर हो जाएगी तो ये जो नंबर है ना वो नेगेटिव हो जाएगा और लॉगरिथम नेगेटिव नंबर का ये जो रिजल्ट आएगा ना वो इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 कंक्लूजन से हमें साइन कन्वेंशन बनाना है और अपना रिजल्ट निकालना है। ठीक, वैल्यू हमेशा 1 से ये 1 से ग्रेटर नहीं हो सकती, 1 से लेस होनी चाहिए। ठीक है, तो 1 से लेस हो सकती है। ठीक, ये वैल्यूज़। दूसरी चीज़, 0 को इंक्लूड नहीं किया हुआ है। ठीक है, तीसरी चीज़, -2 से ग्रेटर या इक्वल टू हो सकती है। ठीक है, तो हमारा कॉमन पार्ट क्या आया, कॉमन पार्ट हमारा ये आया एक्सक्लूडिंग 0। तो यहाँ से हम बना लेते हैं अपना इंटरवल। तो -2 को इंक्लूड किया हुआ है, 0 को एक्सक्लूड किया हुआ है, यूनियन 0 से 1 तक। ठीक, तो ये हमारा आ गया फाइनल आंसर। नाउ अब हम रेंज फाइंड करना सीखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट क्वेश्चन है ये। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, अभी तक हम डोमेन फाइंड करते थे तो x की वैलिड वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लेते थे। अब हम यहाँ पे y की वैलिड वैल्यूज़ को कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जो यहाँ पर y x के टर्म्स में लिखा हुआ है इसको उल्टा कर देंगे, हम x को y के टर्म्स में लिख देंगे। तो उसके लिए देखो क्या करना होगा, इस इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। तो मैं इसको डायरेक्टली लिख रही हूँ, यहाँ पे श्रीधराचार्य मेथड लगाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा x जो है वो y के टर्म्स में एक्सप्रेस हो गया है। तो यहाँ पे अब हम y की वैलिड वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो y कभी भी 0 नहीं हो सकता क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। सेकंड थिंग क्या है कि अभी हमें स्क्वायर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं लेना है। तो 1 - 4y² क्या हो जाएगा, हमेशा > 0 रहेगा। आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये y² की जो वैल्यू आएगी वो हमेशा क्या आएगी, 1/4 से लेस होनी चाहिए। ठीक है, तो स्क्वायर का रूट लोगे इसका तो 1/2 प्लस माइनस में आएगा। 2 नंबर्स आपको मिलेंगे जिसको आपको क्या करना है, नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। ये ज़रूरी नहीं है बट अपने कन्वीनियंस के लिए हम इसको करते हैं। तो यहाँ से देखो +1/2 से कोई भी बड़ी वैल्यू लोगे, 1 2 कुछ भी लोगे तो भी ये वैल्यू क्या आ जाने वाली है, नेगेटिव। ठीक है, और इसके बियॉन्ड अगर -1 -2 लोगे तो भी ये वैल्यू क्या आ जाने वाली है, नेगेटिव। तो हमें क्या करना है, इनके बीच की वैल्यू लेनी है। ठीक है, इंक्लूडिंग -1/2 एंड +1/2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो इस तरीके से हमने इन क्वेश्चंस को करना सीखा। ये जो नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस रिमेनिंग है इनको आप खुद से ट्राई करो और अपना अप्रोच चेक करो, बिकॉज दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ आपसे मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।